अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मदिया शरीफ, पीएचडी ज़ूलॉजी। आज हमने पढ़ना है 10th बायोलॉजी का सेक्शन नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी, और इसका टॉपिक नंबर 4 है विच इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकम्बिनेंट वर्ड को अगर आप देखते हैं तो कम्बिनेशन से ये वर्ड है। कम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ें जो है वो मिलाना या तीन चीज़ें मिलाना, उसको कंबाइन करना, और रिकम्बिनेंट दोबारा से जोड़ना, ठीक है। और अब ये किसकी रिकम्बिनेशन हो रही है? डीएनए की। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? डीएनए की रिकम्बिनेशन होती है, तो इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन देखें जेनेटिक इंजीनियरिंग की तो इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मसनूई तौर पर बनाना, रिपेयर, अगर कोई डिफेक्ट है उसको ठीक करना, एडिशन, जीन्स को ऐड करना, या फिर डिलीशन ऑफ डीएनए और जीन्स। ये सब हम किस में करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगाज़ कब हुआ? इसका आगाज़ हुआ इन 1970 में, जब साइंसदानों को इस बात का यकीन हो गया कि डीएनए को कट करना और पेस्ट करना मुमकिन है। मतलब उन्हें यकीन आ गया कि हम डीएनए को, जो किसी ऑर्गेनिज्म में होता है, एक जगह से काट के दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो तब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगाज़ हुआ, जिसके नतीजे में क्या होता है, जब एक जानदार का डीएनए किसी दूसरे जानदार को दिया जाता है, होस्ट को दिया जाता है, तो उसकी खुसूसियात चेंज हो जाती हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। और जो होस्ट ऑर्गेनिज़म अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, तो हमारे पास उस जीन्स की मल्टीपल कॉपीज़ आ जाती हैं, ठीक है। और इसके नतीजे में मिलियंस ऑफ कॉपीज़, एक ख़ास किस्म का डीएनए हम बैक्टीरियल सेल में डाल के उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं। तो हम इसके सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद इसके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो है किसी ख़ास जीन को अलहदा करना, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ जीन। किसी ख़ास जीन को अलहदा करना, वो किसी भी मकसद के लिए हो सकता है। जीन थेरापी के लिए हम कर सकते हैं, मतलब जीन को चेंज करने के लिए करके इलाज करना है। उसके बाद एक ख़ास किस्म का आरएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाना, प्रोडक्शन ऑफ कोई भी स्पेसिफिक हमें आरएनए चाहिए, या फिर हमें कोई स्पेसिफिक डीएनए चाहिए, स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, हमें स्पेसिफिक आरएनए फॉर द प्रोटीन। हम स्पेसिफिक आरएनए बनाएंगे, उससे हम स्पेसिफिक प्रोटीन बना सकते हैं। उसके अलावा एंजाइम प्रोडक्शन में बेहतरी करना, ड्रग्स कमर्शली बनाने के लिए। उसके अलावा वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और ऑर्गेनिज़म बनाना जिसमें हमारे पास डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स हों। हम ऐसे प्लांट्स और ऐसे ऑर्गेनिज़म चाहते हैं जिसमें हमारी मर्ज़ी की खुसूसियात हों, तो ये हमारा मकसद है। और उसके बाद जेनेटिक डिफेक्ट्स को हायर ऑर्गेनिज़म में जो जेनेटिक डिफेक्ट हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।
ऑब्जेक्टिव्स को रिकॉल करेंगे। जीन को आइसोलेट करना, उसके बाद उसकी किसी भी जीन थेरेपी का मकसद हो सकता है, या फिर उसमें प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक आरएनए, ख़ास किस्म का आरएनए बनाया जाता है ताकि ख़ास किस्म की उससे हम प्रोटीन हासिल कर सकें और अपनी मर्ज़ी की खसूसियात वाले जानदार बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो चाहते हैं कि ऐसी गंदम हो जिसकी हाइट बेशक कम हो लेकिन उसका जो गंदम का सिट्टा है वो बहुत बड़ा हो, उसके अंदर जो दाना है वो मोटा हो, उसका जायका अच्छा हो, तो वो हमारी जो है वो एवरेज ज़्यादा अच्छी है। तो वो सारी खसूसियात किसी एक प्लांट में डालना। और उसके अलावा जैसे ब्रायलर चिकन है तो वो क्या चाहते हैं कि हमारी मुर्गियाँ जल्दी बड़ी हो जाएं, ये सारी क्या है। उसके अलावा जो है कोई ऐसे जानदार बनाना जिसमें हमारी मर्ज़ी की खसूसियात हैं, जैसे कुछ जानदार जो हैं वो दूध ज़्यादा देते हैं, कुछ जो है वो गोश्त अच्छा देते हैं, तो अपनी मर्ज़ी की खसूसियात वाले जानदार बनाना। और फिर जेनेटिक डिफेक्ट्स के ट्रीटमेंट के लिए भी इसको जेनेटिक रिकम्बिनेंट को या जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव थे। अब हम इसके बेसिक स्टेप्स देखेंगे कि कौन से स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जाती है। इसके स्टेप्स देखते हैं। टॉपिक हो जाएगा स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिहाज से और आसान भी है अगर इसको इंटरेस्टिंगली समझ के आप लोग याद करेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट को समझें। हमारी दिलचस्पी का जीन, वो जीन जिससे हमें कोई मकसद है, जिससे हमें कोई फ़ायदा हासिल होना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, किसमें, डोनर ऑर्गेनिज्म में, जिससे हमने लेना है। डोनर कौन सा होता है, देने वाला, मतलब जिस जानदार से हमने जीन लेना है उसके अंदर हम अपने मर्ज़ी के, अपने दिलचस्पी के जीन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जब हम उसकी शिनाख्त कर लेंगे तो ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जिनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस कहते हैं। एंजाइम का नाम आपने याद रखना है, क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम्स जो है, इनका काम क्या है, डीएनए को जो हमने वो आइडेंटिफाई की है उसको कट करना, ठीक है, और इसका जो है वो डोनर ऑर्गेनिज्म के डीएनए से उसको काट के अलहदा करना है। इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम को ना बायो के टर्म में, साइंस के टर्म में मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स को काटने वाली कैंची, ये एंजाइम्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, याद रखना है, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्पी का जीन वही होगा ना जिसकी हम शिनाख्त करेंगे। डोनर ऑर्गेनिज्म में उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी क्या करनी है, शिनाख्त करनी है। आइडेंटिफाई करने के बाद ये जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, इनको इस्तेमाल करते हुए उसको डोनर के डीएनए से काट के अलहदा कर लेना है। तो वो हो गया आइसोलेशन। फिर है इंसर्शन ऑफ जीन इनटू अ वेक्टर। इंसर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में उसको इंसर्ट कर देना। जो जीन हमने इंटरेस्ट की काटी थी, दिलचस्पी की जीन काटी थी, उसको जीन को कहाँ लगा देना है, किसी भी वेक्टर में। वेक्टर वो होता है जो गाड़ी का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला। वेक्टर जो है सिलेक्ट किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल। मतलब ये जीन को जो हमने काटी उसको होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं किसको, वेक्टर को। तो वेक्टर को हम क्या समझ सकते हैं कि ये गाड़ी है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। वेक्टर कोई भी प्लाज्मिड हो सकता है, ठीक है,
जो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, या फिर कोई भी बैक्टीरियोफेज हो सकता है। दो तरह से हमारे पास हो सकते हैं, कोई भी बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया के ऊपर लगने वाले वायरसेस होते हैं, या फिर प्लाज्मिड। ये दोनों वेक्टर के तौर पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम अटैच कर देते हैं वेक्टर के डीएनए में एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम को और लाइगेज एंजाइम को यूज़ करते हुए। एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम का पहले मैं बता चुकी हूँ, ये काटने के लिए यूज़ होता है। जो लाइगेज एंजाइम है वो जोड़ने के लिए यूज़ हो जाता है। किस लिए? टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए यूज़ होता है लाइगेज एंजाइम, जॉइनिंग के लिए। तो वेक्टर डीएनए जो है वो अटैच करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो उसका अब जो डीएनए है उसको हम क्या कह देते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। अब जो वेक्टर का डीएनए बन जाएगा वो क्या होगा? रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए उसका कैसे हो गया? क्योंकि उसके अपने डीएनए के अंदर एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड होगी। फॉर एग्जांपल वेक्टर क्या होता है? ऐसे एक राउंड सा स्ट्रक्चर है प्लाज्मिड, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी जीन्स हैं वो सारी क्या हैं? ब्लैक हैं। और हमें एक होस्ट में जो है वो रेड कलर की जीन जो है वो पसंद आ गई, तो हम क्या करते हैं? उसमें अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। पहले वो ब्लैक था, यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से काटेंगे और ये जीन साथ लगा के लाइगेसिस की मदद से जुड़ जाएगी ये जीन, ठीक है। तो अब ये जो डीएनए है ये कौन सा है? ये रिकम्बिनेंट डीएनए है। अब इसमें वेक्टर का अपना डीएनए भी मौजूद है और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने आइसोलेट की थी वो भी मौजूद है। अब इसका थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है? ये दो स्टेप आप लोग अच्छे से समझ लें। थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो रिकम्बिनेंट डीएनए था, मतलब जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली है, उसको हम कहाँ कर देंगे? होस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि जो वेक्टर था उसका मकसद ही हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, हमारी पसंदीदा जीन को होस्ट में एंटर करना था। तो रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा टारगेट होस्ट में। तो अब जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहते हैं जीएमओ। अब होस्ट क्या बन गया है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। होस्ट क्या बन गया है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जी जेनेटिकली, एम मॉडिफाइड, ओ ऑर्गेनिज्म। इसको कहेंगे जीएमओ। अब जीएमओ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हमारी इंटरेस्ट की जीन भी आ गई है। अब इसकी जो जीएमओ है उसकी हम क्या करवाएंगे? ग्रोथ करवाएंगे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ जीएमओ। जीएमओ को सूटेबल कल्चर मीडियम देंगे ग्रोथ के लिए, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ जितनी हमें ज़रूरत है वो बनवा लेंगे। इसको सूटेबल मीडियम कहाँ देंगे? फर्मेंटर में। ये जो भी इसकी पीएच जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे। उसके बाद इसका फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ जीन। वो जीन जो हमने आइसोलेट की, जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, उसका इजहार। जीएमओ के अंदर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है,
वो हमारी मर्ज़ी के प्रोडक्ट बनाता है और फिर हम उस प्रोडक्ट को कल्चर मीडियम से अलहदा कर लेते हैं। अब ये तो हमारा था प्रोसेस कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती कैसे है। अब इसकी अचीवमेंट क्या क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमें क्या क्या जो है अचीवमेंट है, इसके कारनामे क्या क्या हैं वो देखते हैं हम। ये जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी है, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। तो सबसे पहले अचीवमेंट है ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो किस लिए इस्तेमाल होती है, ये शुगर को, ग्लूकोज को ब्लड में रेगुलेट करने के लिए यूज़ होती है। ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है ये बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र की जाती है, बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और फिर वो इंसुलिन बनाता है। तो जो डायबिटीज़ हैं वो इससे जो है वो इंसुलिन हासिल कर लेते हैं और इससे जो है उनको डायरेक्टली जो है वो अपनी शुगर को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद 1977 में एशेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया गया। ये भी एक अचीवमेंट है कि इंसानों के कद के बढ़ने वाला हार्मोन जेनेटिक इंजीनियरिंग से मुमकिन हुआ। उसके बाद हार्मोन थाइमोसिन जो ब्रेन और लंग कैंसर के लिए इफ़ेक्टिव है। थाइमोसिन ये आपने याद रखना है इनके नाम और ये किस लिए इफ़ेक्टिव है। थाइमोसिन हार्मोन जो है ये प्रूव करता है ब्रेन और लंग कैंसर के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव है और ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बनाया गया। और उसके बाद बीटा एंड्रोफिन एक पेन किलर है, ये दर्द को कम करती है। इसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए तैयार किया जाता है और ये ब्रेन में पैदा होती है और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स की मदद से बनाई गई। उसके बाद बहुत सारी सेफ़ वैक्सीन्स हैं, वो भी इसी तरीके से बनाई गई। वैक्सीन आपको पता है किसी भी बीमारी से पहले इम्यूनिटी पैदा करने के लिए जो मेडिसिन लगाई जाती हैं उनको वैक्सीन कहा जाता है। जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ के ख़िलाफ़ वैक्सीन है जानवरों के लिए, और बहुत सारी वैक्सीन्स जो हैं वो ह्यूमन डिजीज़ के ख़िलाफ़ भी बनाई गई, जैसे हेपेटाइटिस, जैसे हम पोलियो की वैक्सीन करवाते हैं, और एलर्जी की वैक्सीन्स होती हैं। जैसे रिसेंटली कोरोना की वैक्सीन सबकी हुई, मतलब जिसको नहीं भी कोरोना था उसको वैक्सीन लगाई गई ताकि वो उससे बच जाए। तो ये सारी वैक्सीन्स किसका नतीजा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का नतीजा है। उसके बाद इंटरफेरोन्स एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। इंटरफेरोन्स जो हैं ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती हैं, वायरल डिजीज़ के ख़िलाफ़ यूज़ होती हैं। 1980 में जो है ये इंटरफेरोन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से फर्स्ट टाइम बनाई गई थी। और यूरोकाइनेस एंजाइम, यूरोकाइनेस एंजाइम जो है इसका फंक्शन क्या है? ये ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व करता है। कहीं पे खून जमा हुआ हो वेंस में या जहाँ भी, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए ये यूरोकाइनेस एंजाइम यूज़ होता है। उसके बाद जैसे हीमोफीलिया वगैरह की बीमारियां हैं जो उनको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, जीन थेरापी के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। और जितनी भी ब्लड डिजीज़ हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जो जीन डिफेक्ट की वजह से होती हैं, थैलेसीमिया वगैरह, उनका इलाज किया जाता है। और जेनेटिक इंजीनियर्स ने ऐसे पौधे बना लिए हैं जो खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, वो माहौल से हमारी फ़िज़ा में जो मौजूद होती है नाइट्रोजन, उसको लेके उसकी फिक्सेशन कर लेते हैं और उनको खादों की, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारी अचीवमेंट्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। ठीक है, इसका थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग
रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें होता क्या है, डीएनए की आर्टिफिशियल सिंथेसिस होती है या उसमें एडिशन या डिलीशन या रिपेयर होता है। इसके हमने 5 स्टेप्स देखे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, अपनी मर्ज़ी की जीन को अलहदा करना, फिर उसको वेक्टर में डालना। वेक्टर को हम तब क्या कहेंगे कि उसका रिकम्बिनेंट डीएनए है। फिर वेक्टर को होस्ट में डालना, होस्ट क्या बन जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फिर बाद में जो है वो ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ होगी और वो फिर जीन का एक्सप्रेशन होगा और हमारी मर्ज़ी का हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद हमने अचीवमेंट्स देखी। इसकी अचीवमेंट में हमारे पास आ जाती है इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, थाइमोसिन, बीटा एंड्रोफिन, वैक्सीन, इंटरफेरोन, यूरोकाइनेस और ब्लड की डिजीज़ जो हैं उनके लिए इलाज है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन। That's all about today lecture. Thank you so much.